कवर कर लेंगे इसको मैक्सिमम, जो आपका टीचिंग पार्ट है रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का या फिर यूजिंग ड्राइव कंट्रोलिंग रोबोटिक आर्म, तो उन दोनों के लिए टीचिंग एक मेन पॉइंट है, तो उसको आज हम कवर कर लेंगे। सो इज इट विजिबल टू एवरीवन नाउ? माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि एक रोबोट को प्रोग्राम कितने वेज में किया जाता है। एक रोबोट, कोई भी रोबोटिक सिस्टम है, उसको बेसिकली दो टाइप से प्रोग्राम किया जा सकता है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन प्रोग्राम। लेकिन कूका में हमारे पास ऑप्शन होता है, हम इसको तीन टाइप से जो है इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहला मतलब स्मार्ट पैड जो होता है, उससे टीचिंग प्रोग्रामिंग दोनों तरीके दोनों होते हैं। प्रोग्रामिंग का अगर कोई पार्ट है तो वो भी कंप्लीट होता है, टीचिंग करनी है सिंपली तो टीचिंग भी परफॉर्म होती है स्मार्ट पैड से। दूसरा वर्क विजुअल होता है सॉफ्टवेयर। वर्क विजुअल में क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने वाले हैं, प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन का मतलब है कि कोई रोबोट इंस्टॉल होने वाला है, उसके कंट्रोलर, उसके रोबोट कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन, किस किस कॉन्फ़िगरेशन का उसमें SIB लगना है, कौन सा इंटरफेसिंग सिस्टम रहना है, ईथरनेट, प्रोफिबस, प्रोफिनेट, जो भी मतलब उसका प्रोटोकॉल रहना है, तो वो सारा इस सेटिंग जो है उसमें क्या प्रोग्राम डलना है, प्रोजेक्ट का स्टार्टअप कैसे होना है, वो सारी चीजें वर्क विजुअल के थ्रू होती हैं, इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग। सो ये एक और वे है प्रोग्रामिंग करने का। और तीसरा होता है बाय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि अगर मैं जनरल सॉफ्टवेयर की बात करूं तो रोबकैड, डेल्मिया, प्रोई, ठीक है, ये आते हैं। इसके अलावा डेडिकेटेडली सिम्प्रो होता है कूका के लिए, फानुक के लिए रोबैक्स करके आता है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनके थ्रू जो है रोबोट की प्रोग्रामिंग की जाती है। सो दीज आर द थ्री टिपिकल वेज टू डू प्रोग्रामिंग ऑफ अ रोबोटिक सिस्टम। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम के फॉर्म की, जो टीचिंग के दौरान आप देखोगे। सो आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे अब दो टाइप के प्रोग्राम दिख रहे हैं। ये एक ही है, टाइप नहीं कह सकते, मतलब ये दो फॉर्म है अलग अलग प्रोग्राम की। एक सिंपल प्रोग्राम है, एग्जांपल है पूरे प्रोग्राम का, और दूसरा है इनलाइन फॉर्म एक प्रोग्राम का। अब ये इनलाइन फॉर्म क्या होता है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब हम रोबोट का प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें जनरली C++ और दूसरी कमर्शियल लैंग्वेजेस जो होती हैं हमारी, उनका यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग के दौरान पे, जब हम इसकी डेट फाइल क्रिएट करते हैं, डाटा फाइल, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरर होता है वो बना के देता है। लेकिन अब अगर हम टीचिंग या प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में करते हैं या करना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हम एक एक चीज को टाइप नहीं कर सकते। ऐसा टाइप करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और दूसरा इतने ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं कि इतने ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं कि प्रोग्राम में कई बार हम भूल भी सकते हैं कि ये चीज तो हमने डाली ही नहीं इस प्रोग्राम में। तो उससे क्या होता है, प्रोग्राम मेल फंक्शनिंग के चांसेस रहते हैं, या फिर प्रोग्राम काम नहीं करता अच्छे से। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, उन्होंने एक इनलाइन फॉर्म बनाई है प्रोग्राम की। उस प्रोग्राम के अंदर, इस इनलाइन फॉर्म के अंदर एक जरूरी एलिमेंट्स का एक बंच होता है। जितने भी एलिमेंट्स जरूरी होते हैं एक टीचिंग इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे जो है इस इनलाइन फॉर्म में दिए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम इनलाइन फॉर्म। ये इनबिल्ट आती है, जैसे ही आप टीच कमांड पे टच करते हो टैब पे, वैसे ही आपको तुरंत की तुरंत ही अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगी। दो ऑप्शन आते हैं, एक तो कमांड ऑप्शन आता है, दूसरा आता है मोशन। मोशन टैब पे अगर क्लिक करते हो तो उसमें मोशन इंस्ट्रक्शन का, टीचिंग का आपको पैरामीटर आपके सामने आ जाएंगे, और अगर कमांड इंस्ट्रक्शन पे टच करते हो तो वहां से आपको ये ऑप्शन देता है कि किस टाइप की कमांड आप देना चाहते हो। एप्लीकेशनल कमांड है, मोशनल कमांड है, कोई इनपुट आउटपुट सिग्नल कमांड है, कैसी कमांड है, तो टाइप ऑफ कमांड आप सिलेक्ट करके उसको उसी हिसाब से टीच कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड इनलाइन प्रोग्राम। इसमें आपको मोशन टाइप देखिए, SPTP जो लिखा हुआ है, उसके बाद P1 दैट इज 0.1, फिर कॉन्ट दैट इज फॉर कंटिन्यूस और अप्रोक्सीमेशन, देन वेल दैट इज वेलोसिटी, देन PDAT दैट इज द पॉइंट डेटा, फिर कॉल डिटेक्ट दैट इज द कोलिजन डिटेक्शन, एंड देन ADAT दैट इज द जो है आर्क डेटा, जो कि प्रोग्राम ये एक वेल्डिंग के लिए लिया गया है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आर्क डेटा। सो ये सब चीजें जो है उसमें हमें
डालनी नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, बस हमें इनकी वैल्यू सेट करनी होती है एंड देन वी एग्जीक्यूट द कमांड। तो हम जब हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा एक जो पूरा प्रोग्राम की लाइन है वो टीच हो जाती है। और इसके दूसरी साइड आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, ये एक एग्जांपल है एक नॉर्मल प्रोग्राम का रोबोट के। लेट मी एक्सप्लेन यू अ बिट। ये SPTP P1 वेलोसिटी 100% PDAT टूल बेस, ठीक है, ये सब जो होता है। अब इसमें स्प्लाइन पॉइंट टू पॉइंट मोशन टाइप सिलेक्ट किया गया है, ये पहला पॉइंट है P1, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी 100% है। जब भी आप पॉइंट टू पॉइंट मोशन टाइप सिलेक्ट करते हो वेलोसिटी 100% रहती है। ऐसा क्यों होता है बताएंगे मुझे प्लीज, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट मोशन के बारे में। Why do we say that it will be velocity 100% when we select point to point motion type? हाँ जी, ऐसा क्यों होता है? जब हम कह रहे हैं कि हमने पॉइंट टू पॉइंट मोशन टाइप सेलेक्ट किया है तो वेलोसिटी 100% क्यों दिखाता है वो? एनीबॉडी? हितेंद्र, आप बताइए। डोंट नो अंकुश? सर, यार पता नहीं। भानु? No idea, sir. हितेश? यस सर। बताइए। नहीं पता सर। आदर्श? No idea, sir. सचिन? No idea, sir. नो आइडिया, नो आइडिया, ओके। अभय? नो आइडिया सर। Isn't it so easy to say no idea about it, sir? जो हमने सेशन अभी तक किए, और इतने तो ज्यादा हमने सेशंस भी नहीं किए कि आप इन चीजों को याद ना रख सको। 5 या 6 क्लासेस अब तक हुई हैं, यानी कि ओवरऑल हमने एक बेसिक आइडिया लिया है, इतना ज्यादा हम किसी चीज में डीप भी नहीं गए। मोशन इंस्ट्रक्शन मैंने आपको वो अच्छे से समझाए भी थे, इसके बावजूद भी आप लोग जो है इसको सोचने की बजाय मुझे सिंपली ये कह दे रहे हो कि सर हमें याद नहीं है या कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। इज इट द राइट वे टू अप्रोच टुवर्ड्स योर प्रोजेक्ट? ये मुझे आप खुद बताइए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में। क्या ये सही वे है अपने प्रोजेक्ट की तरफ अप्रोच का? आपका जो प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है, फर्स्टली फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, जिनको जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है उनको जो प्रोजेक्ट है यूजिंग रोबोटिक आर्म फॉर फैक्ट्री ऑटोमेशन। देन सेकेंडली इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है, कंट्रोलिंग रोबोटिक आर्म यूजिंग ड्राइव। तो यूजिंग रोबोटिक आर्म एंड कंट्रोलिंग रोबोटिक आर्म दोनों में ही जो है मोशन का सबसे बड़ा खेल है, ठीक है। और वो मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया है तो आप उसके बिहाफ पे यू आर नॉट एबल टू आंसर मी के ये प्रोग्राम में 100% वेलोसिटी वो क्यों ले पा रहा है जब मैं पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहा हूँ। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा पॉइंट टू पॉइंट मोशन होता क्या है? दिस इज सो बैड, यू नो। आपको ये चीज जो है अभी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए थी। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द असाइनमेंट। जब आप लोग सेशन अटेंड करते हो या मैं आपको कोई चीज एक्सप्लेन करता हूँ, मैं पूछता भी हूँ कि आपका कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी है ना, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी क्लेरिफिकेशन। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कभी भी मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। आप कभी भी मुझे यहाँ पे सेशन में किसी भी आप पूछिए मुझे कि कोई भी सर ये डाउट हमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। But when I ask you something and you say that, sir, we don't have any idea about it, so that's not the way we should go. Being a student of engineering, और अब आप तो ग्रेजुएटेड होने वाले हो, आप थोड़े टाइम में 3rd ईयर में हो, 1 साल बचा है, और आखिरी साल तो जो होता है वो इस तरीके से बीतता है कि
कहाँ प्लेसमेंट के लिए अप्रोच करना है, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, प्रोजेक्ट क्या क्या फिनिश करने हैं, रिज्यूमे किस तरीके से तैयार करना है, अपने आप को किस तरीके से प्रोफेशनली प्रिपेयर करना है। और उस टाइम पे आप लोग जो है टेक्निकली अगर वीक हो जाते हो तो फिर उस चीज का कोई मतलब नहीं रहता। सो एनीबडी will explain me now what is linear motion, what is circular motion, what is point to point motion? Vijay, can you hear me, Vijay? Yes, sir. विजय, आप मुझे बताएंगे लीनियर मोशन टाइप, सर्कुलर मोशन टाइप और पीटीपी मोशन टाइप क्या होते हैं ये? I can't hear you, Vijay. Answer me. Sir, don't know, sir. Why? Haven't I explained you? मैंने आपको ये explain नहीं किया था क्या? Sir, क्या था? And still you are saying के don't know it. Sunidhi, do you have any idea? Yes, sir. So linear motion is simply motion in straight line, Okay. and as a point motion, it does not depend on the path. It depends on the final position. Okay. And circular. In circular motion, it's a movement along the circumference of a circle, like a movement. Okay. Okay. That is sort of good. Thank you very much, Sunidhi. Very bad, guys. I didn't expect this kind of response here from all of you. No. So really, I mean, I'm thinking right now that whether I should go for the older sessions for revision. And do we have that much of time कि हम पुराने सेशंस पे जाकर दोबारा उनको एक बार, और अभी मैंने प्रैक्टिकली एज सच कुछ कराया भी नहीं। मैंने आपको ना तो प्रोग्रामिंग लिखने को, मैंने आपको, अगर मैं आपको बोलता, क्योंकि ये सेशन मुझे बोला गया था बेसिकली आप लोगों के प्रोजेक्ट में टीचिंग का काम ज्यादा है, तो मैं टीचिंग पर्पस से ही आपको समझा रहा हूँ। इफ आई विल गो डीपर इन प्रोग्रामिंग where we would have been seen the declaration of variables, declaration of parameters, defining the path trajectory and all that. That would be, I guess, more difficult for all of you guys if you are still in a verse where you cannot define the motion types of a robotic system. Anyways, चलिए मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोबोट की मोशन में 3 टाइप के प्रोग्राम्ड मोशंस होते हैं, पीटीपी, लीनियर, सर्कुलर। अब ये एसपीटीपी है, स्प्लाइन टाइप का एक मोशन टाइप डाल दिया गया है आज के एडवांस टाइम को देखते हुए, जिसमें कि हमें साइकिल टाइम को कम करना होता है, हमें रोबोट को और फास्टली मूव कराना होता है जिससे कि वो जल्द से जल्द प्रोसेस को कंप्लीट करे और साइकिल टाइम को रिड्यूस करे। सो पॉइंट टू पॉइंट मोशन टाइप में आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट मोशन टाइप में रोबोट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, कैसे भी वो जाए वो हम उसको नहीं बता सकते, वो अपनी मर्जी से। इट इज अ फैशन ऑफ मोशन। ये एक मोशन का उसकी एक अलग टाइप का फैशन है जिसमें वो अपने अनुसार चलता है, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। अब वो उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे भी जाए, हमें तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मतलब है, बीच में वो अपने एक्सिस को कैसे एडजस्ट कर रहा है, कैसे भी वो अपने पाथ को डिफाइन कर रहा है, वो उस पाथ को शॉर्टेस्ट बनाने के लिए, ताकि जल्द से जल्द वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच सके, उसको अप करने के लिए वो अपने एक्सिस को किस तरीके से जो है डिग्रीज पे रोटेट करता है, किस तरीके से एडजस्ट करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन रोबोट। सो पॉइंट टू पॉइंट मोशन क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रोबोट जाता है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग वो शॉर्टेस्ट वे ट्रेवल करने की कोशिश करता है ताकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जल्द से जल्द पहुंच सके। हमें सिर्फ फाइनल पोजीशन से मतलब होता है, बीच में वो रोबोट कैसे मूव कर रहा है
वो थ्रू आउट द पाथ कैसे चला, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड पाथ. सीपी एंड उसके बारे में मैंने बताया था ना, कंट्रोल्ड पाथ मोशन. ठीक है, तो ये अनकंट्रोल्ड पाथ होता है, हम इसके पाथ को कंट्रोल नहीं कर सकते. और क्योंकि हम इसके पाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वेलोसिटी 100% इसीलिए रखी जाती है क्योंकि अब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है. तो जाते टाइम वो खुद अपनी एक्सिस को एडजस्ट कर रहा है, खुद अपना पाथ डिफाइन कर रहा है, तो उसमें जो भी वेलोसिटी लेता है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट अपनी मैक्सिमम पे ही चलता है. दैट्स व्हाई हमेशा पीटीपी पॉइंट को, पीटीपी मोशन टाइप को जब भी हम टीच करते हैं रोबोट में, तो वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट 100% जो है आती है. दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट. जब भी आपको अगर ये बोला जाए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह भाग कर जाना है, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप जो है हमेशा ये सोचोगे कि उस दूसरी जगह पहुंचने के लिए मैं क्विकेस्ट क्या कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ. और दौड़ कैसे सकता हूँ? अपनी शॉर्टेस्ट पाथ से. तो जब भी मैं शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करने की कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं. हो सकता है वहां पे हर्डल्स हो, वो रास्ता साफ ना हो, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टेस्ट वे से जाता हूँ. तो उस टाइम पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक्सट्रीम और अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, लेकिन जो मेरी उस कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम वेलोसिटी बन सकती है, मैं वो लेता हूँ. ठीक है, जैसे अगर कई बार हम गाड़ी को शॉर्टेस्ट वे से कहीं से निकालते हैं तो हम देखते हैं कि सड़क खराब है. अब ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी वहां पे भी हम 100 की स्पीड से ही भगा लेंगे जैसे हम हाईवे से चल रहे थे, लेकिन तब भी खराब रास्ता शॉर्टेस्ट है हमारे लिए और हमें दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, तो भी हम उसको शॉर्टेस्ट वे कवर करते हुए मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है हमारी अचीव करते हैं, क्योंकि हम वहां पे वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते. तो मैक्सिमम जितनी रोबोट कर सकता है उतनी करता है और शॉर्टेस्ट वे में वो दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है. दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट मोशन. नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. फिर हम बात करते हैं लीनियर मोशन की. लीनियर मोशन में ये कंट्रोल्ड पाथ है, हमने इसके पाथ को कंट्रोल किया हुआ है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको लीनियर ही आना है. लेट मी शो यू. माई हैंड इज विजिबल टू एवरीवन. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम आ रहे हैं तो रोबोट जो है लीनियर मोशन ट्रेवल करता है. अगर उसके टॉर्च की पोजीशन, टूल की पोजीशन ये है, तो एक पॉइंट यहाँ इस पॉइंट से जब वो स्टार्ट करेगा और दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो वो लीनियर ही जाएगा. वो ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ से टिल्ट हुआ और ऐसे पहुंच गया, या यहाँ से रोटेट करके ऐसे पहुंच गया, यहाँ से डाउन हुआ. वो लीनियर ही ट्रेवल करेगा. तो लीनियर पाथ जो हुआ उसका, ये हमने कंट्रोल कर दिया कि आपको इसी पोजीशन पे रह के लीनियर मोशन ट्रेवल करनी है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड controlled path motion. Is it clear to everyone? Linear PTP समझ आ गया? Yes, sir. लीनियर पीटीपी मोशन सबको क्लियर है? अबे आपको क्या समझ नहीं आया? पीटीपी समझ नहीं आया या लीनियर समझ नहीं आया? सर पीटीपी आ गया सर. लीनियर सिंपल है. लीनियर मोशन में वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो ना तो अपना पाथ चेंज करेगा. ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए वो कोई कर्विश पाथ लेगा, या वो डेविएट हो जाएगा, या वो राउंड ऑफ सर्कल में घूम के उस पाथ पे आएगा, या पहले कहीं और जाएगा बाद में उस पाथ में उस पॉइंट पे आएगा. अपने सिंपल स्ट्रेट लाइन पाथ पे रहेगा और दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसी को फॉलो करेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड पाथ मोशन. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड पाथ मोशन है क्योंकि वो सर्कल में फॉलो करेगा. सर्कल मतलब उसके सर्कल का जो डायमीटर होता है उसके अलोंग जो है वो टूल मूव करता हुआ एक सर्कल क्रिएट करेगा या सर्कुलर मोशन में जो है मूव करेगा. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड पाथ मोशन. वो सर्कुलर मोशन होती है. सो ये पीटीपी और लीनियर में ये डिफरेंस है. पीटीपी, लीनियर और सर्कुलर मोशन मैंने आपको अब दोबारा बता दिए हैं. ये आपको भूलने नहीं है कभी भी. जब भी आप टीच कर रहे हो तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप एक रोबोट को अच्छे तरीके से टीच कर सकते हो.
अच्छा, आप लीनियर में देखिए, आप प्रोग्राम में देख सकते हो वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड दी हुई है। अब इसमें वेलोसिटी 100% क्यों नहीं है? आंसर मी द क्वेश्चन। इसमें वेलोसिटी मैंने 100% क्यों नहीं डाल दी? इसमें मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है। लीनियर है सर। हाँ, लीनियर तो है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्यों लीनियर में ऐसा क्या है कि मैं उसको वेलोसिटी दे रहा हूँ? सर क्योंकि कंट्रोल्ड पाथ है तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से चलेगा वो। यस, क्योंकि रोबोट इसमें खुद से कोई अपना पाथ ट्रेजेक्टरी नहीं कर रहा है, ना तो वो किसी पाथ को जो है क्रिएट कर रहा है, ना किसी पाथ को चेक कर रहा है। वो जो हमने उसे बताया है वो उसी को फॉलो करेगा, और ना ही वो अपने एक्सिस की एडजस्टमेंट कर रहा है। तो जो हमने एक बार टीच कर दिया लीनियर टाइप में, वही वो फॉलो करने वाला है, और इसी वजह से हम उसकी वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि आपको इस पाथ पे चलना है और इतनी स्पीड से चलना है। ठीक है, सो ये है इनलाइन फॉर्म प्रोग्राम का, जो कि हम अगर चाहें तो टाइप कर सकते हैं, अगर जिसको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है प्रोग्रामिंग में। एक्सप्लेन किया था ना? अब कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कि I am again asking, have I explained all these things to you? T1, T2, auto and auto external mode. Sahil Gupta, yes sir, okay. So, Shubham, can you hear me? Yes sir. What exactly T2 mode is? सर T2 मोड इज ड्राई रन सर। इसको एज अ ड्राई रन सर उसको रोबोट को रन करते हैं इसमें। हाँ जी, सुन रहा हूं मैं, बोलते रहिए। सर T1 मोड में सर हम वो रोबोट को स्लोली मूव कराते हैं, T2, बट I have just asked you T2 mode only. सर T2 मोड में सेफ्टी कर्टेन्स होते हैं, सेंसर के थ्रू सर उसको मूव कराते हैं रोबोट को। Thank you, Shubham. Thank you very much, but that's not the correct way to explain it. मुझे नयन, can you hear me, Nayan? Yes sir. Will you explain us what exactly T2 mode is? सर T2 मोड में सर हम बेसिकली सर जब हमने T1 मोड में हमने अपनी टीचिंग कर दी, उसके बाद हम सर सारे सेफ्टी चेक्स के साथ रोबोट को वर्क करवा के देखते हैं कि सही से चल रहा है नहीं, मतलब बेसिकली हम उसको टेस्ट कर रहे हैं उसकी टीचिंग सही से हुई है या नहीं, ताकि हम ऑटो मोड में फिर उसको फुल स्पीड से वर्क करने के लिए दे सकें। Okay, that is quite up to mark. Thank you very much, Nayan. ये काफी हद तक सही था जो आपने explanation दिया. Now who we have?
who we have? Kalpana Singh. Can you hear me, Kalpana? Kalpana, can you hear me? हाँ जी कल्पना, बताइए T1 मोड क्या होता है, इसके क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है ये T1 मोड में, क्या करते हैं हम? खुशबू कुमारी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Hello. खुशबू, विल यू टेल अस कि T1 मोड जो है कैसे काम करता है? नहीं पता सर। सर मैं ऋतिक बताऊं? सेठ जी, हाँ शुभम बताइए। हाँ जी बताइए। सर T1 मोड में सर हम रोबोट को बेसिकली उसको टीच करते हैं स्लोली सर, और T2 मोड में उसको ड्राई रन करते हैं कि मतलब सेफ्टी मेजरमेंट लेकर कि उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सब सर। जब ड्राई रन हो जाता है तो उसके बाद ऑटोमेट पे उसको इंस्टॉल कर देते हैं। चलिए ठीक है, आपने काफी हद तक ठीक बताया, काफी हद तक, पूरा नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। आप सब लोग सबसे पहले तो अपना कॉपी पेन लेके इसको नोट कीजिए। मैं आगे आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने डिसाइड कर लिया है, ये सेशन आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों को टीचिंग करनी है रोबोट की। यहाँ पे लैब में आकर, रोबोटिक्स लैब में आप आओगे तो उस टाइम पे भी मुझे लग रहा है मैं वहीं खड़ा हूँगा जहाँ पे हम पहले थे, पहले दिन थे। वहां पे आपको हर एक चीज दोबारा क्लियर करना, एक्सप्लेन करना, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अस, क्योंकि हमारे पास 20 दिन के लिए आप यहाँ होंगे और आपको ऑटोमेशन का बहुत सारा काम सीखना है लैब में, ठीक है। फिर रोबोटिक्स के लिए आप आओगे 2 या 3 दिन में भी, पता नहीं वो सूरज जी टॉप मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करेगा। सो मैं आपको फिर से सारी बेसिक चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन, आप नोट कर लीजिए। पीटीपी लीनियर सर्कुलर ऑलरेडी मैंने बताया है, इसको आप जैसे मैंने बताया है एक्सप्लेनेशन एज इट इज नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एज इट इज मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताया है। अगर आप मैनुअल्स पढ़ोगे सो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि मैनुअल में वो पीटीपी उसने एक्सप्लेन कैसे किया है, ठीक है। अब मैं आपको T1 T2 ऑटो और ऑटो एक्सटर्नल दोबारा बता देता हूँ, इनको प्लीज नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरे फायदे के नहीं है, आपके फायदे के लिए है। जब आप ऑपरेट करोगे रोबोट को तब आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इन केस इफ यू आर इन इंटरव्यू और वो आपसे पूछते हैं कि इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स क्या थे या कोई किसी प्रोजेक्ट पे अभी तक काम किया है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेंशन दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। तब वो पूछ भी सकते हैं कि रोबोटिक सिस्टम पे काम किया है तो क्या होते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बेसिक्स, मोशन टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि वो बेसिक ही पूछेंगे, क्योंकि यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, स्टिल यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, तो आपको एटलीस्ट बेसिक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं T1 एक्सप्लेन करता हूँ आपको। T1 मोड के अंदर हम रोबोट को जॉग कराते हैं। जब भी हमें रोबोट को चलाना होता है मैनुअली जॉग कीज के साथ, ठीक है, मूव कराना होता है, उसको T1 मोड में रखते हैं और हम उसको टीच करते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम हमें टीच करना होता है, हमें रोबोट की प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो ये सारे काम हम T1 मोड में रहकर करते हैं। T1 मोड के अंदर कोई भी सेफ्टी सेंसर, सेफ्टी कर्टन एक्टिवेट नहीं होता है। सारे सेंसर, सेफ्टी कर्टन्स बाईपास होते हैं। हम रोबोट के पास उस टाइम प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर या फिर ऑनलाइन, यहाँ प्रोडक्शन लाइन, शॉप फ्लोर पे, जहाँ पे भी रोबोट इंस्टॉल्ड है, और हम हर पॉइंट को चेक कर करके टीच करते हैं। अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे रोबोट को लेके जाते हैं, उसके बाद उसको टीच करते हैं, ठीक है। उसके बाद T1 मोड के अंदर ही हम उसका एप्लीकेशन, जो स्टेटस कीज मैंने बताई थी ना, याद है सबको स्टेटस कीज? सारे रिस्पॉन्स करेंगे बच्चे मुझे, 20 बच्चे प्रेजेंट हैं। स्टेटस कीज सबको याद है? स्मार्ट पैड पे मैंने स्टेटस कीज के बारे में बताया था।
एक बात बताइए, आर यू सीरियस अबाउट दिस प्रोजेक्ट, about this internship project? All of you guys, are you serious? Even I don't think so. मुझे ऐसा आपकी इंटेंशन नहीं लग रहा कि आप मन से इस प्रोजेक्ट को जो है कर रहे हो. Whether the robotics has gone much unrelated to all of you, I really can't think about it. आप सबको मेरे को अनुज सर ने और सूरज जी ने, मेरे को सबने से जो रिस्पांस मिला था वो ये मिला था कि बच्चे जो हैं काफी कीन हैं, वो चाहते हैं कि हमें रोबोटिक्स पढ़ाया जाए, जल्द से जल्द पढ़ाया जाए. वाज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन देयर? ऐसा था ना? आप लोग बोलते थे कि सर रोबोटिक्स के बारे में कब बताया जाएगा. सो अब जब बताया जा रहा है, आई एम रियली डिसअपॉइंट कि आप लोग उसको जो है ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो. जो मैं आसानी से बहुत धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, सो दैट कि आपको थोड़ा सा ईज हो जाए. एकदम से रोबोटिक्स के बारे में समझना और करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इतना सिंपली और आसान और आराम से हम सेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग जो है अभी तक उतने एक्टिव नहीं हुए हो. सो प्लीज बी प्रोएक्टिव. आप लोगों को हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज इज मस्ट. आप ये मैटर ही नहीं करता कि आपने कितने महीने, कितने घंटे, कितने दिन किसी चीज की ट्रेनिंग ली है. अगर उसकी आपको नॉलेज नहीं है ना, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, तो वो कुछ भी नहीं है. अगर हम कहें या मैं बोलूं कि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम एक्सपर्ट इन स्कारा रोबोट्स, डेल्टा रोबोट्स, 6 एक्सिस वर्टिकल आर्टिकुलेटेड रोबोट्स ऑफ एप्सन, फानुक, कुका, यासाकावा एंड एबीबी. अगर मुझे इसकी प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं है तो ये सब वर्ड्स मायने नहीं रखते. सिमिलर वे में अगर आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हो, यू आर गिविंग टाइम टू इट, ठीक है, तो आप इस टाइम को वैल्यू भी दीजिए. ये मैटर नहीं करता आपने रोबोटिक्स में चाहे 60 मिनट दिए हो टोटल. हम अगर गिनेंगे बैठ के 10 दिन के बाद, या आप इंटर्नशिप के बाद देखोगे कि हमने पूरी इंटर्नशिप में रोबोटिक्स को सिर्फ 4 घंटे दिए टोटल, या 10 घंटे दिए, तो वैल्यू उस चीज की होगी कि वो 10 घंटे आपने डेडिकेटेडली उसको समझने में दिए, उसकी नॉलेज ली आपने. पढ़ने को पूरी इंटर्नशिप रोबोटिक्स पढ़ते रहे लेकिन उसके बारे में पता है नहीं, तो वो कोई मायने नहीं रखता. आई गेस ये आप सब लोग जानते हैं. एनीवेज, स्टेटस कीज होती हैं जिससे हम एप्लीकेशन को ऑन या ऑफ करते हैं. अगर रोबोट वेल्डिंग का है तो स्टेटस कीज से हम क्या करते हैं, वेल्डिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं. अगर रोबोट पिक एंड प्लेस का है तो स्टेटस कीज से हम ग्रीपर को ऑन ऑफ कर सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू, मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि T1 T2 मोड में कैसे काम करता है. तो सिंपली हम यूजिंग दीज स्टेटस कीज हम वेल्डिंग को ऑफ करके, वेल्डिंग को मैंने स्टेटस की से ऑफ कर दिया. अब मैं T1 मोड में टीचिंग कर रहा हूं, और तो T1 मोड में ही मैं डेड मैन स्विच दबाऊंगा. ठीक है. आई होप कि डेड मैन स्विच सबको पता होगा. एवरीवन नोज अबाउट डेड मैन स्विच, enabling switch. हेलो, सर जो टीच पेंडेंट के पीछे होते हैं. यस, डेडमैन स्विच स्मार्ट पैड के टीच पेंडेंट के पीछे की साइड होता है, जिसको प्रेस करने के बाद ही सारे काम होते हैं. टीचिंग का काम करना है, ड्राइव्स को इनेबल करना है, या फिर प्रोग्रामिंग करनी है, इनपुट आउटपुट की वैल्यूज चेंज करनी है. डेडमैन स्विच को प्रेस किए बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते. ठीक है. तो डेडमैन स्विच को प्रेस करके हम फॉरवर्ड की प्रेस करते हैं. जो मैंने बताया था ना, 2 कीज होती हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है. तो फॉरवर्ड की प्रेस करोगे तो आपने जो प्रोग्राम टीच किया है ना, जो पॉइंट आपने टीच किए हैं, वो रोबोट फॉलो करेगा. ठीक है. वो चलेगा उस पाथ पे जो भी आपने टीच किया है. और हमने स्टेटस कीज से एप्लीकेशन को बंद किया, ऑफ किया हुआ है. यानी कि अगर पिक एंड प्लेस किया है तो ग्रीपर को मैंने ऑफ किया हुआ है, यानी कि उस टाइम पे वो काम नहीं करेगा. इट विल जस्ट परफॉर्म द ड्राई रन. अगर वेल्डिंग है तो इट विल जस्ट परफॉर्म द ड्राई रन T1 मोड में. ठीक है. तो ये हो गया T1 मोड का काम. हम इसमें टीचिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं. इसमें सारे सेंसर, सेफ्टी कर्टेन्स डिसेबल होते हैं. इसमें हम ड्राई रन भी लेते हैं. ऐसा नहीं है कि T1 मोड में ड्राई रन होता ही नहीं है. T1 मोड में भी हम ड्राई रन लेते हैं जब हमें मैनुअली अपने प्रोग्राम को चेक करना है कि प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं, जो हमने अभी तक टीच किया है पाथ वो ओके है या नहीं, कहीं रोबोट हिट तो नहीं कर रहा.
कहीं रोबोट कोलाइड तो नहीं कर रहा। ये सारे पॉइंट्स नोट करते रहिए आप, ठीक है। उसके बाद T2 मोड पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। T2 मोड क्या होता है, इसके अंदर हम टीचिंग या प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, बट जो प्रोग्राम बना रखे हैं हमने उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं मैनुअली। लेकिन मैनुअली एग्जीक्यूशन में हम इस टाइम T2 मोड में क्या हो जाता है कि जो सेफ्टी कर्टन या सेंसर्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। सेफ्टी सेंसर, अगर आप सेफ्टी कर्टन के बीच में चले जाओगे या वहां क्रॉस करने की कोशिश करोगे, उसको चाहे किसी भी चीज से क्रॉस करने की कोशिश करो, तो रोबोट तुरंत रुक जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ मेरे वर्किंग एनवेलप के आसपास है, एंड फॉर सेफ्टी रीजंस इट विल स्टॉप देयर। तो T2 मोड में हम रोबोट को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ड्राई रन लेना T2 मोड का काम नहीं है, ड्राई रन T1 मोड में होता है। लेकिन T2 में ड्राई रन ले सकते हैं, एप्लीकेशन को ऑफ करके आप एग्जीक्यूट करके फुल स्पीड में देख सकते हो, जो प्रोग्राम की स्पीड है उस स्पीड में देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर सेफ्टी कर्टन और ये सब जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया T2 का काम। ऑटो का काम है ऑटोमेटिक मोड में प्रोग्राम को चलाना। इसके अंदर सब कुछ एक्टिवेटेड होता है। यू हैव टू जस्ट प्रेस वंस, आपको डेडमैन स्विच भी प्रेस नहीं करना है, जस्ट एक बार फॉरवर्ड की प्रेस करनी है और उसके बाद आपको साइड में खड़े हो जाना है। रोबोट अपने आप सारा काम करता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। ऑटो एक्सटर्नल क्या होता है, मैंने ये भी बताया था। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा स्टूडेंट, ऑटो एक्सटर्नल बताया था मैंने, EXT मोड। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल, कुछ याद आ रहा हो ये वर्ड सुन के? सर व्हेन रोबोट वर्क्स विद एक्सटर्नल इनपुट एंड आउटपुट। यस एग्जैक्टली, किसी भी एक्सटर्नल आईओ कार्ड्स के साथ, एक्सटर्नल कंट्रोलर बोल सकते हैं। आईओ कार्ड या सेंसर या इनपुट आउटपुट कहना एक पर्टिकुलर टास्क को डिफाइन करता है। किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोलर के साथ अगर रोबोट काम कर रहा है, एक्सटर्नल आईओ बंच के साथ काम कर रहा है, तो हम उस टाइम पे ऑटो EXT मोड को एक्टिवेट करते हैं, सो दैट के रोबोट प्रोग्राम को ऑटोमेटिक मोड में चला सके विद एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, सो इज इट क्लियर नाउ? आपको सेशन सिलेक्शन मेन्यू के सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है। ये T1 T2 ऑटो एक्सटर्नल के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको प्रोग्राम्ड मोशंस के बारे में बता दिया है, दैट इज PTP, लीनियर एंड सर्कुलर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हेलो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? This is the final time I am asking to you. I will not explain it again. जब आप दोबारा काम करो, रिपीट कर दीजिए सर। T2, यस सर। T2 मोड ऐसा मोड होता है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं, चाहे हमने एप्लीकेशन ऑन कर रखी हो या ऑफ कर रखी हो। इसमें प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम हमने बनाया है, जो भी पाथ टीच किया है, इंक्लूडिंग सेफ्टी कर्टन एंड सेफ्टी सेंसर्स इनेबलिंग कंडीशन, वो जो है, जो उसका वर्क सेल होता है ना रोबोट का, वो पूरी तरीके से सेफ हो जाता है, सारे सेंसर एक्टिवेटेड होते हैं। और T2 मोड एक मैनुअल मोड होता है जिसके अंदर हम रोबोट के प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर हमने एप्लीकेशन स्टेटस की से एप्लीकेशन को बंद किया हुआ है तो वो हमारा एज ए ड्राई रन काम करता है, ठीक है, प्रोग्राम्ड स्पीड पे ड्राई रन। और अगर हम जो है एप्लीकेशनल कीज को ऑन रखते हैं, स्टेटस कीज को ऑन रखते हैं एप्लीकेशन को, तो फिर वो हमारा रोबोट जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है पूरा प्रॉपर तरीके से। वेल्डिंग करने का है, पिक एंड प्लेस का है, जो भी काम है वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करता है। और सारे सेफ्टी कर्टन, सेफ्टी सेंसर्स इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं T2 मोड में। इसमें हम टीचिंग और प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग, टीचिंग, प्रोग्रामिंग हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें जस्ट हम चला सकते हैं जो भी बना हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और T1 मोड में हम कर सकते हैं जॉगिंग, टीचिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब हम काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। वेरी वेल डन। चलिए, तो फिर अब हम एक बार की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा देख लें। आई थिंक कि आप लोग की कॉन्फ़िगरेशन को अभी याद नहीं कर पा रहे हो। स्मार्ट पैड में जो की होती हैं, हाँ जी बताइए, की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा करें? याद आ रहा है?
ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि आपका मेन सरोकार इसी से है, टीचिंग आपको इन्हीं से करनी है, तो सारी कीज के बारे में आपको पूरा जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, दोबारा 1 नंबर से स्टार्ट करता हूं मैं। बटन फॉर रिक्वेस्टिंग डिस्कनेक्ट स्मार्ट पैड, 1 नंबर की मार्किंग। मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता हूं, आज आपको पहले की कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से बताऊंगा। प्लीज मेक श्योर, मैंने पहले दिन पहले सेशन में बताया था कि नोट्स हमेशा बनाते रहिएगा रोबोटिक्स के। जब तक आप इसको नोट नहीं करोगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ये चीजें आपको कंफर्म नहीं होंगी। आई वाज होपिंग कि आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताता जिससे हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते, बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि आपको अभी तक जो है आपने रिवाइज नहीं किया इन चीजों को जो अभी तक आपको बताई गई थी। सो वी आर नॉट गोइंग अहेड विद प्रोग्रामिंग पार्ट, वी विल ओनली कंसंट्रेट ऑन द ऑपरेटिंग। ठीक है, आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूरे तरीके से जानकारी हो जाए, तब हम देखते हैं आपको जब लैब में आप आओगे टीचिंग के बारे में फिर बताऊंगा। सो पहले नंबर पे जो मार्किंग है दैट इज फॉर डिस्कनेक्टिंग स्मार्ट पैड। ये जब हम प्रेस कर देते हैं तो एक 30 सेकंड का टाइमर हमारे स्क्रीन पे आ जाता है, जो स्मार्ट पैड की स्क्रीन है 30 सेकंड का टाइमर आ जाता है टू डिस्कनेक्ट स्मार्ट पैड फ्रॉम कंट्रोलर इन ऑन कंडीशन। अगर रोबोट ऑफ है तो आप फ्रीली जो है स्मार्ट पैड को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, आप इसकी की केबल को जो है कंट्रोलर से निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये ऑन कंडीशन में है और आपको किसी कारण से स्मार्ट पैड को डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, इस की को प्रेस करते हो, तो ये की प्रेस करने पे 30 सेकंड का एक टाइमर स्क्रीन पे चल जाता है और विद इन 30 सेकंड्स उन 30 सेकंड के अंदर आप जो है स्मार्ट पैड को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा, इनेबलिंग स्विच। मैंने कहा था कि इसको इनेबलिंग स्विच की तरह नाम ना याद रखकर आप इसको सेशन सिलेक्शन मेन्यू बोलिए। ठीक है, सेशन सिलेक्शन मैनेजर बोल सकते हैं, सेशन सिलेक्शन मेन्यू इससे खुलता है। ये जो है ट्विस्ट होती है कि ये ट्विस्ट होती है कि 2 डायरेक्शन में, जहां पे 2 मार्किंग आपको दिखाई दे रही हैं, रोबोट कनेक्शन की एंड रोबोट डिस्कनेक्शन की। ठीक है, तो जब नॉर्मल कंडीशन में हमें मेन्यू खोलना होता है तो हम इसको ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, 0 डिग्रीज पे वापस, अभी ये 90 डिग्री पे है तो इसको हम 0 डिग्री पे ट्विस्ट कर देते हैं, जिससे कि ये मेन्यू खोल देती है हमारे सामने। ठीक है, तो इसमें T1, T2 और ऑटो एक्सटर्नल ये सब मोड्स आते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर दिए कि T1 क्या होता है, T2 क्या होता है, ऑटो क्या होता है, ऑटो एक्सटर्नल क्या होता है। ठीक है, और ये जो इसीलिए दिया गया है, दूसरे नंबर का पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो, विद की विदाउट की इनेबलिंग स्विच। विद की इनेबलिंग स्विच इसे बोल सकते हो आप, विदाउट की वाले जो होते हैं वो डेड मैन स्विच होते हैं, जो मैंने आपको बताया था बैक साइड में होते हैं स्मार्ट पैड की। ठीक है, इस तरीके से भी अगर आप याद रखना चाहो तो इस तरीके से याद रख सकते हो। अगर इसको सेशन सिलेक्शन मेन्यू मैनेजर के नाम से याद रखना चाहते हो तो वो भी की आप याद रख सकते हो। अगर ओवरऑल इनेबलिंग कीज के बारे में पूछा जाए तो ये भी उसमें इंक्लूड होगी, बट अगर पूछा जाए कि इनेबलिंग कीज जो होती हैं विदाउट की वो कितनी होती हैं, ठीक है, या फिर डेडिकेटेडली ये पूछ लिया जाए कि सेशन सिलेक्शन मेन्यू के लिए कौन सी की होती है, कितनी कीज होती हैं, तो आपको सिर्फ इसका नाम लेना है, इसके बारे में बताना है। ठीक है ना, और ये एक ही होती है। चलिए, ये होगी 2 नंबर की। तीसरे नंबर पे इमरजेंसी स्टॉप है। कोई भी मशीन ऑपरेशन प्रोसेस कोई भी होती है इंजीनियरिंग फील्ड में तो एक इमरजेंसी स्टॉप उस पर जरूर दिया जाता है, चाहे वो कमर्शियल यूज के लिए है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, कैसे भी है, एक इमरजेंसी स्टॉप हर चीज के लिए दिया जाता है हमेशा, इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर मशीन प्रोसेस और ऑपरेशन इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, तो उसके लिए इमरजेंसी स्टॉप दिया गया है। उसके बाद 4 नंबर की मार्किंग दैट इज 60 माउस फॉर जॉगिंग। इसकी माउस की 6 अलग अलग डायरेक्शन होती है मूवमेंट की, इसको अप एंड डाउन, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड एंड देन रोटेट। ठीक है, तो हर तरीके से इसको 6 साइड्स में हम मूव करा सकते हैं। हर साइड में मोशन में इसकी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसके साथ कनेक्टेड होता है, मतलब कि जब भी किसी साइड में रोटेट करोगे तो उस साइड से जो एक्सिस मूव करती होगी, जो इसके अंदर सेटिंग की गई होगी, वो एक्सिस उस तरीके से मूव करेगी। ये एक जॉयस्टिक की तरह होता है। ठीक है ना, इफ एनी वन ऑफ यू हैज एवर प्लेड PlayStation P90, P60, एनीथिंग लाइक दैट, और घर पे वीडियो गेम्स अगर खेले हैं तो उसमें जॉयस्टिक होती है, तो वो जॉयस्टिक की तरह ये काम करती है।
तो दैट इज कॉल्ड 6D माउस। और इससे मोशन कराने के लिए रोबोट को मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, काफी हैंड्स ऑन होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत स्मूथ होता है। हल्का सा डेविएट हुआ इधर उधर तो उसकी डायरेक्शन जो है रोबोट की चेंज हो जाती है मोशन की। सो दैट्स व्हाई ओनली एक्सपर्ट पीपल्स कैन यूज इट इन अ एफिशिएंट वे। लेकिन ये काफी टाइम सेविंग होती है एक्टिविटी। अगर 6D माउस हम यूज करते हैं तो इससे काफी टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि रोबोट की स्मूथनेस बन जाती है मोशन की। बाकी जॉगिंग कीज हमारे पास है, 5 नंबर पे जॉग कीज हैं। ये जॉग कीज अगर प्रेस करते हैं तो इससे भी जो है रोबोट मूव करता है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 की एक्सिस जो है मूव करती हैं। क्योंकि 6D माउस अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं तो हम जॉग कीज का यूज कर सकते हैं। बेसिकली इन्हीं को प्रेफर किया जाता है एक प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट पोजीशन के लिए जो हमें चाहिए होती है अक्सर ऑपरेशंस में, तो वो जॉग कीज के थ्रू ही अचीव की जाती है स्लो स्पीड पे। ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव 6th नंबर मार्किंग, दैट इज प्रोग्राम ओवरराइड। अब प्रोग्राम ओवरराइड जो होती है वो होती है एक प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हम T2 मोड चला रहे हैं या T1 मोड चला रहे हैं, सॉरी T2 में तो नहीं होगा, T2 में तो जो प्रोग्राम की ओरिजिनल स्पीड है उसी पे चलेगा। लेकिन T1 मोड जो होगा, T1 मोड में हम जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जो ड्राई रन लेके देखते हैं, उस टाइम पे हम प्रोग्राम ओवरराइड से उसकी स्पीड को, रोबोट की स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम ओवरराइड। नॉट while we are teaching the robot, but teach हमने कर दिया है, हम जस्ट उसको चला के देख रहे हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं इस पाथ पे। ठीक है। उस टाइम पे हम उसकी रोबोट की स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। 7th नंबर की मार्किंग है। ये सारे पॉइंट्स आप मतलब जैसे भी आपको सूटेबल लगे नोट कर लीजिए, दोबारा आप भूलिएगा मत इन चीजों को। ये है जॉग ओवरराइड, दैट इज JOV। ये H मिस प्रिंट है यहाँ पे। JOV की फॉर सेटिंग जॉग ओवरराइड, 7 नंबर की मार्किंग। अब जॉग ओवरराइड वो होती है कि जिस स्पीड से हम चाहते हैं, मैं A1 अगर की प्रेस करता हूं, जो A1 एक्सिस के लिए की है ना, मैं इसका ये प्लस पार्ट प्रेस करता हूं, तो रोबोट कितनी स्पीड से मूव करना चाहिए जॉगिंग के दौरान, ठीक है, वो स्पीड जो है इस बटन से हम कंट्रोल कर सकते हैं जॉग ओवरराइड से। ठीक है। दैट इज जॉग ओवरराइड। जॉगिंग के दौरान जो ओवरराइड है रोबोट की वो कैसी रहनी चाहिए, इस की से हम सेट कर सकते हैं। 10:53 so okay, I'll continue the key configuration. We'll be taking a short break for 5 or 7 minutes. After that we'll continue the session. Okay, you can also take a break for 5 minutes.
हाँ जी, रिज्यूम करें। एवरीवन इज अप फ्रॉम द ब्रेक नाउ। ओके, सर 7th की वर्किंग रिपीट कर देगा। 7th की jog override while we are operating the robot in jog mode। जब हम T1 मोड में रोबोट की टीचिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या रोबोट की जॉगिंग करवा रहे होते हैं ना, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6 की जो एक्सिस कीज हैं, मैं इन की को प्रेस करता हूं तो कितनी स्पीड से रोबोट चलना चाहिए मेरा ये की प्रेस करने के बाद, वो स्पीड जो है जॉग ओवरराइड की से कंट्रोल की जाती है। 7th नंबर की जो की है, इससे स्पीड को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं जिससे कि हमारा रोबोट उतनी स्पीड के हिसाब से चले। सर फिर 6th की से 6th की है प्रोग्राम ओवरराइड। जब हम रोबोट को, जब मैं इनेबलिंग स्विच दबा के, ये जो फॉरवर्ड की है ना 10 नंबर की, मैं इनेबलिंग स्विच जो डेडमैन स्विच जिसे बोलता हूँ वो प्रेस करूंगा, प्लस में इस स्विच को प्रेस करूंगा सॉरी 10 नंबर की को प्रेस करूंगा, तो जो रोबोट का मैंने प्रोग्राम बनाया है ना, रोबोट उसको फॉलो करता हुआ चलने लगेगा। ठीक है, तो जब वो चल रहा है उस टाइम पे मैं जॉग ओवरराइड से नहीं उसको फास्ट या स्लो कर सकता, उस टाइम पे मुझे प्रोग्राम ओवरराइड से, ये देखिए प्रोग्राम ओवरराइड 6 नंबर की से मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी कि उसको फास्ट चलना है, स्लो चलना है, यानी कि ड्राई रन के टाइम पे, ठीक है, उसको तेज चलना है, स्लो चलना है, उस टाइम पे मैं इस की से उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके सर। यस। 8 नंबर की मार्किंग है, 8 नंबर की मेन मेन्यू की है। ये मेन मेन्यू की जो है, अब इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है लेटेस्ट स्मार्ट पैड में जो हमारे पास आए हैं नए वर्जन के। इसमें ये 8 नंबर की जो है, जो कूका का लेवल है इसके पास यहाँ पे आती है, जो 13 नंबर की जो ये एडिटिंग की है ना, कीबोर्ड की है, इसके ऊपर आती है। सो ये मेन्यू की है बेसिकली, इसको हम किसी और तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जब आप इस की को प्रेस करोगे तो आपके सामने जो है मेन्यू ओपन हो जाता है। और दूसरा, आपको मेन्यू के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये आइकन दिखाई दे रहा है आपको स्मार्ट पैड की स्क्रीन के टॉप पे कोने में, ये बिल्कुल 8 नंबर की के जैसा आइकन है। अगर आप 8 नंबर की प्रेस करोगे तब भी मेन्यू खुल जाएगा रोबोट का, और अगर आप यहाँ पे टच करते हो तब भी आपको जो है आपको मेन्यू ओपन दिखाई देगा। उसके अंदर दूसरे टाइप के जो मिसलेनियस होते हैं, स्टार्टअप होता है, डिस्प्ले, इनपुट आउटपुट्स, ठीक है, मास्टरिंग, कैलिब्रेशन, इन सब के लिए जो है मेन्यू जो है आपका ओपन हो जाता है। सो दैट इज नथिंग बट अ मेन्यू की। 9 नंबर की मार्किंग पे स्टेटस कीज है। अब ये आपको मैंने बताया था कि स्टेटस कीज क्या होती हैं, वैसे तो आपको ये पहले भी बताया था, आपको याद होना चाहिए। स्टेटस कीज जो होती हैं वो एप्लीकेशनल कीज होती हैं। जब भी हम रोबोट को यूज कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन में तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स उसके अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, केवल और केवल तभी वो उस एप्लीकेशन के पैरामीटर्स पे काम करता है। अब जैसे अगर ग्रीपर का मैं पिक एंड प्लेस के लिए रोबोट को इंस्टॉल कर रहा हूँ, सो पिक एंड प्लेस के लिए रोबोट को इंस्टॉल करते टाइम पे मैं उसके अंदर ग्रीपर टेक एडवांस, ग्रीपर टेक बेसिक ऐसे करके सॉफ्टवेयर डालूंगा। ये जरूरी नहीं है कि यही हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है रिलेटेड टू ग्रीपर एप्लीकेशन, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जब मैं डालूंगा, स्टेटस कीज के आगे आइकन मुझे तब दिखाई देंगे कि ये रोबोट जो है इस एप्लीकेशन के लिए है, और यहाँ पे जो आइकन होंगे उनको देखकर मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ये ग्रीपर ऑफ का आइकन है, ये ग्रीपर ऑन का आइकन है, ये न्यूट्रल पोजीशन का आइकन है जिसमें कि ग्रीपर को टेस्ट किया जाता है। तो स्टेटस कीज इस तरीके से काम आती है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर वेल्डिंग का रोबोट है, मैंने रोबोट इंस्टॉल किया है और मैं उसको वेल्डिंग के लिए यूज करने जा रहा हूँ, तो मैं आर्कटेक बेसिक, आर्कटेक एडवांस, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आते हैं आर्क वेल्डिंग के, वो इंस्टॉल करता हूं तो मुझे यहाँ पे आइकन दिखाई देगा वेल्डिंग ऑन, वेल्डिंग ऑफ, ठीक है, यानी कि आर्क ऑन, आर्क ऑफ, ठीक है, वायर फीड स्पीड, गैस फ्लो। तो ये सारे, ये चारों कीज जो हैं अलग अलग आइकन के साथ दिखाई देंगी जो कि अलग अलग फंक्शन को डिनोट करेंगी। ये केवल और केवल तभी एक्टिवेटेड होती हैं जब हम
वो रिलेटेड टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। क्लियर? यहां तक समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। गुड। अब 10 नंबर की जो है ये स्टार्ट की है, दैट इज फॉरवर्ड की। 11 नंबर की है बैकवर्ड की। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल। जब हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं फॉरवर्ड, यानी कि रोबोट को फॉरवर्ड हमें प्रोग्राम को रन करना है या बैकवर्ड रन करना है। बैकवर्ड रन मींस कि अगर हम फॉरवर्ड रन करके कहीं पहुंच गए हैं और हमें वापस जाना है पुरानी पोजीशन पे, तो हम बैकवर्ड की का यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि रोबोट होम पे है और आप बैकवर्ड की प्रेस करोगे तो वो कहीं बैकवर्ड चलेगा, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बैकवर्ड की तभी यूज होती है जब आप कुछ एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर चुके हो ऑलरेडी, जब आप कुछ रोबोट की मूवमेंट कर चुके हो और आपको वापस उसी पोजीशन पे जाना है, तो आप बैकवर्ड की को यूज करके वापस उसी पोजीशन पे जा सकते हो। फॉरवर्ड की सिंपली प्रोग्राम रन की, जब भी इसको आप इनेबलिंग स्विच के साथ प्रेस करोगे, रोबोट जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। 12 नंबर की जो है ये स्टॉप की है। ठीक है। ये स्टॉप की इमरजेंसी स्विच से अलग होती है थोड़ा सा। वो इस तरीके से, जब हम इमरजेंसी लगा देते हैं तो रोबोट के सारे ऑपरेशन जो है ना वो डिसेबल हो जाते हैं तत्काल प्रभाव से, विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि जब आप उसको हटाओगे इमरजेंसी को, तो सारी चीजें जीरो से स्टार्ट होंगी, शुरू से शुरू करना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी कर रहे हो। रोबोट चाहे मूव कर रहा है, चाहे कुछ भी काम कर रहा है ना, आपको वापस उसको होम पे लाना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये स्टॉप की होती है जो, ये यूज की जाती है जब हम ऑटोमेटिक मोड में या ऑटो एक्सटर्नल मोड में रोबोट को चला रहे हैं और हमें कुछ काम आ गया है 2-4 मिनट के लिए, या कुछ हमें कहीं 5-10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए कुछ करना है, हमें वर्क सेल से कुछ हटाना है, मतलब कोई भी काम है छोटा मोटा जो हम चाहते हैं कि हमारी आंखों के सामने ही रोबोट चलता रहे, तो हम ये स्टॉप की प्रेस करके वो काम खत्म करके दोबारा स्टॉप की प्रेस करेंगे तो रोबोट वहीं से एग्जीक्यूट कर देगा, प्रोग्राम को रिज्यूम कर देगा। ठीक है। जो काम कर रहा था वो पूरी तरीके से डिसेबल नहीं होगा, वो सिर्फ हॉल्ट पे आ जाएगा और हॉल्ट होने के बाद वो वहीं से उसको रिज्यूम कर लेगा जब हम इसको रीप्रेस करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। 13वें नंबर की जो है ये कीबोर्ड की है। सिंपली जब हम कुछ भी टाइप करना हो स्क्रीन पे, तो हम जो है इस की को प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड खुल जाएगा। फिर वहां से अगर कोई वैल्यू डालनी है, नाम रखना है किसी प्रोग्राम का, मॉड्यूल का, रीनेम करना है किसी चीज को, तो ये सारे काम जो है हम 13th नंबर की से कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ फ्रंट साइड ऑफ ए स्मार्ट पैड। स्मार्ट पैड की फ्रंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको फुल्ली बता दी। नाउ वी विल गो टू द बैक साइड। स्टाइलस पहले नंबर पे है। ये मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि पहले आती थी ये चीज, अब नहीं आती है। इट इज नथिंग बट अ टच पेन। ठीक है, जो टच करने के काम आता था, जिससे कि हमें उंगली से या हाथ से टच नहीं करना पड़ता था स्क्रीन को। इसको लेके आराम से काम करते रहते थे। कई बार क्या होता है ना, डिस्प्ले दो टाइप की बनती है। एक तो बनती है स्क्रीन टच, एक बनती है नेल टच। तो नेल टच जो हमारे जिस मटेरियल के नेल होते हैं, जस्ट होल्ड अ सेकंड। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। ये कब, मेरे पास तो नोटिफिकेशन आया नहीं है इसका। अच्छा, नहीं मैं कर दूंगा, मेरे पास जैसी ही डेट आएगी ना उसकी, शायद 23 मार्च है, मैं आई विल डेफिनेटली भेज दूंगा, कोई इशू नहीं। ओके। सो ये जो है स्टाइलस जो है उसके काम आता था। नेल टच या फिर स्क्रीन टच, दो टाइप की मैं डिस्प्ले के बारे में आपको बता रहा था। तो कई बार क्या होता है, स्क्रीन टच डिस्प्ले वैसे तो एब्रेसिव बनाई जाती है, ऐसा रखा जाता है कि वो स्क्रीन टच होती हैं सारी डिस्प्लेज। लेकिन कई बार क्या होता है ना, थोड़ी ओल्ड क्वालिटी की या थोड़ी लो क्वालिटी में जहाँ पे नेल टच काम करता है, तो उस कंडीशन के लिए जो है, अब क्योंकि इनको एमोलेड देने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ये कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। हमें जस्ट स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए, अच्छे विजुअल्स दिखने चाहिए और अच्छा टच होना चाहिए, दैट्स इट। सो स्टाइलस दिया जाता था टच करने के लिए, लेकिन आजकल जो है स्टाइलस निकाल दिया गया है। वी सिंपली टच इट विद आवर फिंगर्स। ठीक है, तो हैंड टच है टोटली। स्टाइलस अब नहीं आता आजकल के स्मार्ट पैड में, ये ओल्डर वर्जन का इमेज है।
उसके बाद इनेबलिंग स्विच 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे। ये देखिए 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर की मार्किंग ध्यान से देख लीजिए, ये इनेबलिंग स्विच होते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। अब इनेबलिंग स्विच ये क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ड्राइव्स को एक्टिवेट करने के लिए, रोबोट को चलाने के लिए, कोई भी आईओ प्रोग्राम कुछ भी आपको चेंज करना है तो इनेबलिंग स्विच मस्ट बी प्रेस्ड, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। T1 T2 मोड को ऑपरेट करने के लिए भी इनेबलिंग स्विच आपको ये प्रेस करने पड़ेंगे। ये अलग अलग पोजीशन पे इसलिए दिए गए हैं सो दैट के जब हम ऑपरेट करते हैं रोबोट को तो एक ही हाथ से एक ही साइड में लेकर उसको काफी टाइम तक, लंबे समय तक हम नहीं यूज कर पाते। कई बार क्या होता है, थक जाता है हाथ, हमें थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, तो हम ताकि रिलैक्सली एक हाथ मतलब जो हम यूज कर रहे हैं वर्किंग के लिए, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो रिलैक्स करके हम उसको शिफ्ट कर सके दूसरे हैंड में, इसलिए ये अलग अलग पोजीशन पे दिए जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट की, दिस इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड की। जब हम इनेबलिंग स्विच प्रेस करके इसको दबाएंगे तो रोबोट चल पड़ेगा, वो जो प्रोग्राम है उसको फॉलो करेगा। एंड दिस इज ऑल। यूएसबी कनेक्शंस ये अब यहाँ नहीं आते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। ये फ्रंट स्क्रीन पे यहाँ जहाँ कूका का लेवल है, इस कूका के लेवल के जस्ट ऊपर ये जो पहले नंबर की मार्किंग की जो की है ना, जहाँ से टीच पैनल को डिस्कनेक्ट करने के लिए प्रेस किया जाता है, इसके साइड में और कूका के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको जो है अब 2 यूएसबी पोर्ट्स जो हैं कूका देने लगा है। सो दिस इज द की कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ स्मार्ट पैड। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो इसमें? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? सर जो स्टार्ट की है फ्रंट में और बैक में, वो मतलब सेम काम के लिए है? सेम काम के लिए है, आपको जरूरी नहीं है कि दोनों करने हैं। आप जब इसको क्लैंप करते हो ना, सो जब आप क्लैंप करते हो स्मार्ट पैड को, तो एक आपकी उंगली जो है वो डेडमैन स्विच पे जो 2 नंबर की मार्किंग है इस पे, और अंगूठा आपका जो है ग्रीन की पे चला जाता है। सो ऑटोमेटिकली बाय योर सिंगल यूजिंग योर वन हैंड आप रोबोट को ऑपरेट कर सकते हो। दैट इज व्हाई फॉर योर कन्वीनियंस ये यहाँ पे दी गई है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। सो अब मैंने आपको बता दिया प्रोग्राम्ड मोशंस के बारे में, की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा एक्सप्लेन कर दी है। साथ ही साथ हमने सेशन सिलेक्शन मेन्यू को दोबारा एक्सप्लेन किया, आज डिस्कस किया उसके बारे में। अब ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि आने वाले 3rd वीक में यहाँ पे रोबोटिक्स की ट्रेनिंग लेने वाले हैं लैब में, उनके लिए मैं बता दूं ये सब चीज़ें मैं आपसे पहले पूछूंगा। सो प्लीज मेक श्योर कि कोई भी स्टूडेंट उस टाइम ये ना कहे कि सर वी डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि एक चीज को अब 2 बार टाइम दे चुके हैं, और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट का ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है आपके लिए। तो जब तक वो आप उस कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहे हो तो सर्टिफिकेशन किस चीज का होगा, है ना? तो मेक श्योर कि आप हर कंडीशन को फुलफिल करो अच्छे से, और क्राइटेरिया पे सक्सेसफुली जो है आप उसको कवर करो। तो आप लोगों को ये याद रखनी है और इनको रिवाइज करना है। I'll tell you about a सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप जो है इसको काम में ला सकते हो। आपको प्रोग्राम इसको आप टेस्ट करके देख सकते हो, बट I'll tell you about that later, क्योंकि आपको अभी इसके बारे में थोड़ा और जानना होगा। सो अब हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। जॉगिंग कीज ऑन स्मार्ट पैड फॉर टीचिंग एंड मूविंग द रोबोट। ये अब आप देख लीजिए, ये जॉग कीज होती हैं जो कि स्मार्ट पैड पे दी जाती हैं आपको टीचिंग के लिए और मूविंग के लिए रोबोट के। अब हम टीचिंग की बात करेंगे, तो क्योंकि यही हमारा मेन मोटिव था आज के सेशन का कि हम टीचिंग के बारे में सीखेंगे, कैसे टीच करते हैं। सो सेलेक्टिंग ए प्रोग्राम। अब सबसे पहले तो एक मॉड्यूल को, प्रोग्राम को सिलेक्ट करना भी मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट पैड पे 2 टाइप के नेविगेटर आते हैं, नेविगेटर ए, नेविगेटर बी। ये आपको ये जो डॉटेड लाइन है जो सेपरेशन कर रही है दोनों नेविगेटर्स का, नेविगेटर ए जो होता है इसके अंदर प्रोग्राम जो होती है प्रोग्राम डायरेक्टरी होती है, ठीक है। यानी कि जो रोबोट इंस्टॉल किया गया है
वो उसकी फाइल्स, उससे रिलेटेड फोल्डर और उससे रिलेटेड फाइल्स। और नेविगेटर बी जो होता है, जो पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो पर्टिकुलर फोल्डर हम ओपन करेंगे उसके अंदर क्या डेटा है वो सारा जो है नेविगेटर बी में हमें दिखाई देगा। जैसे अगर मैं R1 फोल्डर ओपन करता तो R1 के अंदर जो भी डेटा होता तो मुझे वो नेविगेटर बी की स्क्रीन पे दिखाई देता साइड में। अब प्रोग्राम फोल्डर ओपन किया गया है तो प्रोग्राम फोल्डर के अंदर जो प्रोग्राम्स बने हुए हैं वो मुझे नेविगेटर बी पे दिखाई दे रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, प्रोग्राम फोल्डर ओपन करने के बाद अब ये सारे प्रोग्राम्स ही हैं जो साइड में दिखाई दे रहे हैं ना, जो येलो बॉक्स है इसके ऊपर M लिखा हुआ है, देखिए एक ये आपको ब्लैक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, उसके अंदर M, ये M मींस मॉड्यूल। ये सारे मॉड्यूल्स हैं जिनको हम प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये सब जो है क्रिएट किए गए हैं C++ के अंदर, इसके अंदर पाइथन भी यूज होती है, ठीक है, कहीं कहीं पे SQL भी होती है। वैसे तो जनरली इसको हम सारा पैकेज, इस सारे पैकेज को बोलते हैं KRL, दैट इज कुका रोबोट लैंग्वेज। तो अब इसके अंदर हम एक किसी भी मॉड्यूल पे टच करेंगे, जैसे ही वो ब्लू हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, नीचे देखिए आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं, न्यू, सेलेक्ट, डुप्लीकेट, आर्काइव, ओपन, डिलीट, एडिट। तो जब हम किसी भी मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके ऊपर टच करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, फिर हम सिलेक्ट का बटन प्रेस करेंगे, सिलेक्ट का ये टैब प्रेस करेंगे तो जिससे कि हमारा वो मॉड्यूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। Now it is ready to edit, to run, to execute. Select मोड में हम उसको जो है चला के देख सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट मोड में हम टीचिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट मोड में हम उसको चला के देख सकते हैं। बट कोई वैल्यू अगर चेंज करनी है किसी प्रोग्राम के अंदर तो हम उसको ओपन करते हैं, मतलब कि सेलेक्ट मोड में भी वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी प्रोग्राम को, देखो आपको दिखाई दे रहा है ना सेलेक्ट एंड ओपन, दो टैब दिखाई दे रहे हैं ना लास्ट में आपको इस इमेज पे। Can anyone, everyone can see this ना? सेलेक्ट एंड ओपन, दो टैब ये जो दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्ट अगर करते हो सो आप रोबोट के प्रोग्राम को, उस मॉड्यूल को चला के देख रहे हो, चला भी सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ओपन करते हो तो ओपन कंडीशन में आप सिर्फ उसको चला कर देख सकते हो, कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, यानी कि सिर्फ चला सकते हो, कुछ चेंज नहीं कर पाओगे आप ओपन कंडीशन में, ठीक है, अगर ओपन कर लेते हो प्रोग्राम को। तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने, जब भी किसी को टीचिंग मैंने ट्रेनिंग दी है, चाहे वो इंडस्ट्री में दी है, चाहे कहीं पे एकेडमी में दी है, तो होता क्या है कि वो मॉड्यूल सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं और लगे रहते हैं उस पे, सर ये तो जी एडिट ही नहीं हो रहा है सर, हमारे पास हाईलाइट नहीं हो रहे हैं ऑप्शन, सर ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, शायद हमारा यूजर ग्रुप शॉर्ट है सर। तो उनको फिर ये ध्यान नहीं रहता कि सिलेक्ट मोड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है रोबोट की टीचिंग और प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। सो ये हो गया हाउ टू सेलेक्ट ए मॉड्यूल। उसके बाद अब हम आते हैं प्रोग्राम रन मोड्स पे। तो जब आप टीचिंग करते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग करते हो किसी भी रोबोट की, उसके बाद इसमें रन मोड्स होते हैं। आपको स्क्रीन पे स्मार्ट पैड की यहाँ पे देखिए टॉप में, ये आपको ये जब ये देखिए, ये तो है प्रोग्राम ओवरराइड, ये है जॉब ओवरराइड, जो हाथ छपा हुआ है उसके आगे 30 लिखा है, और ये जो एरो है ट्रायंगुलर इसके आगे 100 लिखा हुआ है, यानी कि प्रोग्राम ओवरराइड 100% है, जॉब ओवरराइड 30 है। अब इसके आगे देखिए ये एक यहाँ पे आपको ना आइकन दिखाई दे रहा है, ये सिंबल, एक मैन वॉक कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक आदमी जो है ह्यूमन टाइप आइकन है जो कि वॉकिंग कंडीशन में दिखाया हुआ है। सो ये क्या है, ये रन मोड सिलेक्शन का काम करता है, रन मोड सिलेक्शन टैब है कि रन प्रोग्राम आप किस तरीके से रन करना चाहते हो। वो होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम रन मोड जो होते हैं ये टिपिकली वैसे इंडस्ट्री में यूज होता है, जहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन में हम टीचिंग या प्रोग्रामिंग करते हैं। बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू पर्पस से, जो भी रोबोटिक्स के कैंडिडेट्स होते हैं उनको अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोग्राम रन मोड्स। अब प्रोग्राम रन मोड्स जनरली जो हैं ये थ्योरी में कवर किए जाते हैं, इनको वैसे प्रैक्टिकली कोई बताता नहीं है। तो जिसने अगर ध्यान से किया होता है तो वो उनको पता होता है, बाकी मिस कर जाते हैं। जो ऑपरेटर लेवल के या जूनियर इंजीनियर लेवल के पर्सन होते हैं ना, वो अक्सर मिस कर जाते हैं इस चीज को। सो लेट मी टेल यू, प्रोग्राम रन मोड्स होते हैं कि एक प्रोग्राम को आप जब चलाकर देख रहे हो तो किस किस मोड में आप उसको देखना चाहते हो। यानी कि देखिए, आप जब
हाईवे, मैं अब सिंपल बस रूट की बात करता हूँ, आपको सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। तीन टाइप के रूट, अक्सर दो टाइप के तो हम जनरली देखते हैं। पहला, जो रोडवेज होती हैं जो अंबाला से दिल्ली जाएंगी, ठीक है, अंबाला से दिल्ली जाएंगी या चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगी, वो डायरेक्ट लॉन्ग रूट की बस होगी कोई, जो कि जालंधर से, पटियाला से कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है, पंजाब से आ रही है, चंडीगढ़ से डायरेक्ट दिल्ली जाएगी, वो रुकती नहीं है कहीं भी, जैसे कि वोल्वो, ठीक है, इंडो कैनेडियन, ये वीआईपी बसेस हैं, एसी बस, एसी कोच होते हैं, तो सीधी नॉन स्टॉप जाती हैं, वो चंडीगढ़ से भर जाती हैं, सीट बुक हो जाती है, उसके बाद डायरेक्ट वो दिल्ली रुकती हैं, वो बीच में से कहीं सवारी ना तो बैठाती हैं ना उतारती हैं। उसके बाद दूसरी बात करूं मैं रोडवेज की। अब रोडवेज अगर कोई चंडीगढ़ से दिल्ली जाएगी तो वो क्या करती है, वो रुकती हुई चलती है हर स्टेशन पे, ठीक है, हर स्टेशन मींस के जो डेडिकेटेड गवर्नमेंट के निर्धारित स्टैंड होते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ से चली तो अंबाला रुकेगी, अंबाला से चल के शाहबाद से वो कुरुक्षेत्र से करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, बालगढ़, ठीक है, फिर दिल्ली, तो ऐसे जाएगी। उसके बाद आती हैं प्राइवेट बसेस। अब वो हर स्टैंड पे ही रुकती हैं, आप कहीं भी हाथ दे लोगे कि भाई बिठा ले, तो वो रोक के आपको बिठा लेगा। सो बिल्कुल सिमिलर होता है प्रोग्राम रन मोड। गो अगर आप सेलेक्ट कर लोगे, गो रन मोड, जो कि एक अक्सर सिलेक्टेड होता है और बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, तो गो में क्या होता है, जब भी आप एक प्रोग्राम को स्टार्ट कर दोगे ना, आपने इनेबलिंग स्विच दबाया, फॉरवर्ड की प्रेस की, रोबोट बिना किसी इंस्ट्रक्शन पे रुके सारा प्रोग्राम बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू फॉलो करेगा, यानी कि इंडो कैनेडियन बस की तरह चलेगा, बिना जब तक कोई मतलब एरर ना आ जाए। अगर कोई एरर आ गया तब तो रुकेगा ही, लेकिन बिना किसी हर्डल के रोबोट सारा प्रोग्राम कंटिन्यू एक ही रन में पूरा करेगा। फिर आता है मोशन स्टेप। अब इसमें क्या होता है, जब आप मोशन स्टेप फॉलो कर लेते हो, इसको अक्सर जो है प्रोग्रामर के काम की चीज है ये प्रोग्राम रन मोड्स। तो मोशन स्टेप जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो रोबोट क्या करेगा, रोबोट को आपने चलाया, पहला उसको इनेबलिंग स्विच दबा के आपने फॉरवर्ड की दबाई, तो रोबोट क्या करेगा, पहली मोशन इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, जो कि पहली इमीडिएट मोशन इंस्ट्रक्शन होगी। जैसे होम पे खड़ा है तो होम से वो किसी पहले पॉइंट पे आ गया, उसके बाद वहां पे आके वो रुक जाएगा, आपको रिलीज करके उस मोशन इंस्ट्रक्शन को दोबारा आपको फॉरवर्ड की रिलीज करके उस फॉरवर्ड की को दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। जब आप उस फॉरवर्ड की को दोबारा प्रेस करोगे तो रोबोट फिर अगली मोशन इंस्ट्रक्शन तक कंटिन्यू चलेगा। बीच में चाहे कितने भी इनपुट आउटपुट का डेटा हो, कितने भी वेल्डिंग ऑन ऑफ, कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो, बस वो मोशन इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। मोशन इंस्ट्रक्शंस पे रोबोट जाके अगली मोशन इंस्ट्रक्शन पे जाके रुक जाएगा। मीनवाइल जितनी भी इंस्ट्रक्शन आएगी वो उन सबको कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करेगा, यानी कि उन सब पे चल जाएगा, उन सबको पास करता हुआ अगली मोशन इंस्ट्रक्शन पे जाके रुकेगा। फिर वहां पे वो रुक जाएगा, बेशक आप की फॉरवर्ड की को दबा कर रखो, फिर आप रिलीज करोगे फॉरवर्ड की को और फिर दोबारा दबाओगे, फिर वो अगली मोशन इंस्ट्रक्शन पे जाके रुकेगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स इन रन मोड, मोशन रन मोड, ठीक है। ये हो गया मोशन रन मोड। लास्ट में आता है सिंगल स्टेप मोड, ये हो गया प्राइवेट बस। अब ये हर जगह रुकेगा। जब रोबोट होम पे खड़ा है, आपने इनेबलिंग स्विच दबाया, फॉरवर्ड की दबाई, पहली इंस्ट्रक्शन जो भी होगी, चाहे वो मोशन इंस्ट्रक्शन है, चाहे वो कोई इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी प्रोग्राम की कमांड है ना, वो वहां तक उसको एग्जीक्यूट करेगा, रुक जाएगा। फिर दोबारा आप फॉरवर्ड की प्रेस करोगे, फिर फॉरवर्ड की प्रेस करोगे, तो ऐसे ऐसे एक एक करके सारी इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करेगा, यानी कि सिंगल स्टेप में चलेगा। एक बार प्रेस करने पर एक ही स्टेप फॉलो करेगा, उसके अगले स्टेप के लिए आपको की को छोड़कर दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये समझ आया आपको, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है? आई जस्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर मोशन एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मोशन रन मोड में आपको रिपीट कर देता हूँ। इसके लिए ना मैं आपको बोल के नहीं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक बार, एक मिनट। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यू। देखिए, मान लो ये जो है ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये होम पोजीशन पे खड़ा है ये, ठीक है। ये है एसपीटीपी दूसरा पॉइंट, ठीक है, टूल बेस। ये दूसरा पॉइंट कोई भी टीच किया हुआ है मैंने, ठीक है ना।
मैं लिख नहीं रहा सारा प्रोग्राम। अब ये तीसरा इंस्ट्रक्शन है, मैंने फिर फॉलो किया है इसको मोशन के साथ। ये सेफ पॉइंट है कोई, ठीक है, टूल 1 बेस 1। ओके, अब यहाँ पे होम से इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, ठीक है, ये पीटीपी मोशन है, ठीक है, ये होम पोजीशन थी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आर्क ऑन, यहाँ पे वेल्डिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आर्क ऑन, ठीक है, सो एंड सो। उसके बाद आर्क स्विच, ठीक है, ठीक है, सो एंड सो। उसके बाद आर्क ऑफ, सो एंड सो, ठीक है। लास्ट में फिर एक मोशन इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और उसके बाद होम पे चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो ये एक प्रोग्राम है रोबोट के अंदर। अब अगर मैंने मोशन रन टाइप सेलेक्ट किया है ना, तो मैं डेड मैन स्विच दबाऊंगा, उसके बाद फॉरवर्ड की प्रेस करूंगा, तो रोबोट यहां से चल के इस पॉइंट पे आएगा। ओके, इस पॉइंट पे पहुंचा, लेकिन क्योंकि ये एक मोशन इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे आके वो रुक जाएगा। फिर मैं दोबारा प्रेस करूंगा, फिर वो यहाँ से चल के इस पॉइंट तक पहुंचेगा। फिर ये एक मोशन इंस्ट्रक्शन उसे मिला तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। लेकिन ये सब मैं ड्राई रन में कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब अपने प्रोग्राम को जस्ट चला के देख रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोग्रामर का ही रन मोड जो होते हैं प्रोग्रामर के लिए ही होते हैं। अब मैं जब यहाँ पे उसको दोबारा फॉरवर्ड की प्रेस करूंगा ना, तो आर्क ऑन, आर्क स्विच, आर्क ऑफ, ये सारी जो है एप्लीकेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, एप्लीकेशनल इंस्ट्रक्शन है, और अगली मोशन इंस्ट्रक्शन उसे यहाँ मिल रही है इस पॉइंट पे, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, रन करेगा, आर्क ऑन पे चलेगा, आर्क स्विच पे चलेगा, आर्क ऑफ पे चलेगा, यहाँ से गुजरता हुआ जहां जहां वेल्डिंग करनी है वहां से ड्राई रन लेता हुआ सीधा इस मोशन इंस्ट्रक्शन पे आके रुक जाएगा, यानी कि इसको एग्जीक्यूट करके रुक जाएगा, क्योंकि ये मोशन इंस्ट्रक्शन है। फिर ये होम पोजीशन है, फिर मैं फॉरवर्ड करूंगा तो होम पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि ये भी एक मोशन इंस्ट्रक्शन है ना, तो वो होम पोजीशन पे चला गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे नहीं रुका, वो एप्लीकेशनल या इनपुट आउटपुट का जहाँ पे काम था, यहाँ पे कोई भी इनपुट आउटपुट का डेटा मैं देता हूँ, ठीक है, ग्रिपर ऑन ऑफ, ये सब नहीं करेगा। ये मोशंस के लिए काम आती हैं। जो भी मेरे को अगर अपनी प्रोग्राम की मोशन टेस्ट करनी है कि सारी मोशन सही कर रहा है या नहीं, ठीक है, तो सारी मोशन सही कर रहा है या नहीं, एज पर माई रिक्वायरमेंट कर रहा है नहीं, कहीं पे एक्सेस तो एरियल मोशन एक्सेस तो नहीं है, ताकि जहां की ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा चलने में, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट टीच किया हुआ है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे मेरा पाथ लंबा हो रहा है, प्रोग्राम ज्यादा डिले से जो है कंप्लीट हो रहा है। तो मोशंस को चेक करने के लिए मैं मोशन रन मोड सेलेक्ट करता हूं, एंड दिस इज हाउ अ मोशन रन मोड वर्क्स। इज इट क्लियर नाउ? Is it clear now? Yes, sir. यस सर। Okay. So this is how all these parameters works. So अब मैं इसको आगे फर्दर आगे हम आज नहीं करेंगे। अब आपको एक टास्क मैं दूंगा जिसको आपको जो है करना है, और वो टास्क आप जब कंप्लीट करोगे उसके बाद ही हम कल आई गेस आज 8th 9th 10th से आपके जो है लैब्स के सेशन स्टार्ट होंगे। सो टुमारो विल बी द आई गेस लास्ट डे। कल भी हम ऐसे ही कंटिन्यू क्लास करेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि 10 से 12 पूरे 2 घंटे की क्लास हो। आज क्योंकि काफी सारा जो है पीछे का काम हमें रिवाइज करने में टाइम लग गया, और आगे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो आज बताया है वो कल आपको भूला नहीं होना चाहिए, आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। सो एक्टिविटी आपकी क्या है, आपको रोबोट के प्रोग्राम्ड मोशंस को ग्राफिकली मुझे डायग्राम छाप के एक्सप्लेन करना है, मतलब डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये आपको काम करना है, और ये मुझे आपको कल ही दिखाना है। कल आप मुझे सबमिट करोगे, आपको सारी प्रोग्राम्ड मोशंस को आप नोट कर लीजिए प्लीज, सारी प्रोग्राम्ड मोशंस को डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन सी प्रोग्राम मोशन डायग्रामेटिकली कैसे चलेगी। एक्सप्लेन तो मतलब थ्योरी तो लिखनी है, लेकिन डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। दूसरा, रोबोट के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको शायद बताया है। Have I explained you the coordinate systems of robot? Hello? Have I explained you the coordinate systems of robotic envelope?
नो सर। अगर बताया है तो ये बताइए, अगर नहीं बताया तो ओके ओके, तो ऐसे आप जवाब दीजिए ना। चलिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए, तो कल हम आई नोट इट डाउन, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, फ्रेम्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड हाउ टू, अब मैंने आपको बता दिया कि एक मॉड्यूल क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू टीच द प्रोग्राम, वो कल मैं आपको पूरी तरीके से ये कंप्लीट करवा दूंगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, फ्रेम्स, ये आप लोग भी नोट कर लीजिए, कल आपको मुझे आके ये बताना है कि सर आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रेम्स और टीचिंग करने वाले हैं, एंड टीचिंग फाइनली। ठीक है, कल बहुत अच्छी एक्टिविटी, बहुत अच्छा टास्क होगा, तो कल का सेशन बहुत जरूरी है सबके लिए अटेंड करना, ध्यान से इसको अटेंड कीजिएगा, क्योंकि यही सबसे मेजर पार्ट होने वाला है। यहाँ तक पहुंचने के लिए जो अभी तक हमने सेशन किए वो मेजर पार्ट हैं, तो उन सेशंस की रिवीजन करनी है। पहली एक्टिविटी, सारी प्रोग्राम्ड मोशंस को आप मुझे एक्सप्लेन करोगे थ्योरेटिकली विद डायग्राम्स। दूसरी एक्टिविटी, आप लोग मुझे रोबोट के अंदर, ठीक है, कितने कितने टाइप से हम किस किस की के साथ क्या क्या फंक्शन करते हैं, कि ये नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे कि कहाँ पे क्या की है, मुझे आप की के फंक्शन दोगे लिख के, ठीक है। सारी स्मार्ट पैड का पता होना चाहिए आपको कि एक स्मार्ट पैड से क्या काम होता है, स्मार्ट पैड के किस बटन से क्या काम हो रहा है, किस की से क्या काम हो रहा है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो आप मुझे सारी की के फंक्शंस दोगे। अब आपको अगर कीज नोट करनी है तो मैं आपको शो कर सकता हूं, आप नोट कर लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि आप खुद ही ये बनाओगे, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। बताइए, आप मुझे की कॉन्फ़िगरेशन दोगे, मैं आपको बताऊं कि कितने कीज हैं टोटल, या आप खुद इससे खुद करोगे, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। सर अपने आप कर लेगा। ओके, दैट इज सुपर कूल। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप की कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताओगे सारी लिख के, ठीक है, कि सर इस ये कीज होती हैं और इन कीज के ये फंक्शन होते हैं, कि फंक्शन बेसिकली लिखने हैं, बोल्ड पॉइंट्स में बना लेना, हर की के लिए 2 या 3 जो भी जितने भी बनते हैं उसके क्या क्या फंक्शन है वो की का, वो आप मुझे लिख के दोगे। ये 2 मेजर टास्क हैं, ये आप कंप्लीट करोगे, देन कल हम जो है टीचिंग पार्ट कवर करेंगे। आई ट्राई टू शो यू सम लाइव footage of smart working of a smart pad, teaching of a robot on smart pad, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, अदरवाइज हम जो है इसको पीपीटी से कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के अब ऑनलाइन जो है मतलब लैब्स के सेशन स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द। सो दीज आर योर मेजर एक्टिविटीज एंड यू हैव टू शो इट टू मी आफ्टर कंप्लीटिंग, और कल हम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फ्रेम्स का पार्ट कवर कर लेंगे, जो कि आपकी टीचिंग के लिए, रोबोट को चलाने के लिए एक नेसेसरी एलिमेंट है। ओके जी, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू कैन स्टिल आस्क मी राइट नाउ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, ये जरूरी नहीं है कि आप इस सेशन से रिलेटेड पूछो, आप रोबोटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी आपको ऐसी चीज लग रही है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, सो यू कैन आस्क इट टू मी। आप मुझे कोई भी उससे रिलेटेड क्वेरी पूछिए, आई ट्राई टू गेट इट सॉल्व्ड। चलिए तो फिर थैंक यू वेरी मच, और ये एक्टिविटीज कंप्लीट कर लीजिएगा कल, और कल के सेशन में मिलते हैं फिर सुबह 10 बजे। थैंक यू एवरीवन।